नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनय सिंह चौहान। आज की पहली बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर है, जहां प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। दूसरी बड़ी खबर उत्तराखंड से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर तीखे प्रहार किए। तीसरी बड़ी खबर यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर है, जहां नीट के अब बाद नेट की परीक्षा में भी सवालों के घेरे में है। और चौथी बड़ी खबर अब छत्तीसगढ़ से है, जहां मीडिया से रूबरू होते हुए शिव डहरिया ने कई मुद्दों को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां तीसरी बार प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद यह उनका पहला कश्मीर दौरा है। बता दें कि प्रधानमंत्री एम्पावरिंग यूथ ट्रांसफॉर्मिंग जम्मू कश्मीर इवेंट में शामिल होंगे। साथ ही 1500 करोड़ रुपए के 84 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी थीम के तहत डल झील के किनारे योगा आसन करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के इस दौरे को जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। गौरतलब है कि हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर की जनता में खासा उत्साह देखा गया, लेकिन रियासी में हुए आतंकी हमले के बाद घाटी में तनावपूर्ण स्थिति करने और लोगों को डराने का प्रयास किया गया। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की बात कह चुके हैं। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए दिनेश सिंह राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी थीम पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसे डल झील के किनारे आयोजित करने का क्या तात्पर्य हो सकता है? जी नमस्कार। देखिए, 2 दिवसीय जो दौरा है प्रधानमंत्री का, बहुत मतलब ये कई मायनों में एक तरह से मतलब अहम हो सकता है एक तरह से जी। तो देखिए, एक तरह से जो बदलाव के मतलब दौर में और जो इनकी जो बजट हुई है, तो एक तरह से ये बोल रहे हैं कि जैसे कि जो वहां की जो जनता है, उन्होंने जो लोकल जैसे कि एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट जो लोग थे या जो गुट उस तरह के जो मतलब पहले बोला करते थे 370 से पहले कि यहाँ तिरंगा जो उसको कंधा देने वाले कोई नहीं मिलेगा, उन्हीं में से एक जैसे उमर अब्दुल्ला है, उनको देखे कि एक जो थे मेरे ख्याल से वो जेल में रह करके उन्होंने मतलब कि काफी बड़े मतों के अंदर से उनको हरा दिया से। अपने आप में एक तरह से देखिए, मतलब ये कहने का मतलब ये हो गया कि वहां की जो जनता बदलाव चाहती है और केंद्र के साथ जुड़ाव चाहती है, क्योंकि उनको लगता है कि उसी से उनका जो है मतलब एक बदलाव होगा और प्रदेश का जो है वो ऊंचे आयाम जो है छुएगा से। उसी के तहत देखिए, जैसे कल जैसे कि 6:30 बजे सुबह जो है जो डल लेक है उसके किनारे 6:30 बजे जो योगा करेंगे सेल्फ सोसाइटी के मतलब अपलिफ्टमेंट करने का उसको जो थीम रखा गया है। और उससे पहले जैसे कि आज कई योजनाओं का मतलब जैसे कि अपना उद्घाटन करेंगे और शाम को 6 बजे जो है शेरे कश्मीर जो है उस हॉल में और जैसे कि जनता के साथ में संवाद करेंगे, मतलब जिसमें लेकर बहुत सारी परियोजना है उनको लेकर के चर्चा करेंगे। साथ साथ जैसे कि मतलब जो क्षेत्र है उसका किसानों की बात के अलावा जैसे आम शहरी हो गए, आम ग्रामीण लोग हैं, उनको लेकर योजना को, और इसके अलावा जैसे लगता है 6 मेडिकल डिग्री कॉलेज हैं, उनको लेकर के भी जैसे कि उद्घाटन का कार्यक्रम है। तो इस तरीके से ये देखा जाता है कि अपना एक थैंक्स गिविंग का कार्यक्रम भी इनको बोलने के बाद में, और तीसरी बात में जैसे कि प्रधानमंत्री वहां के नागरिकों को धन्यवाद देने के लिए कि ठीक है आप हमको लेके आए, हम लोग आपको जो आपका कर्ज है उसको पूरा करेंगे और अपने तरीके से अपलिफ्टमेंट करके, और जैसे कि जो सोशल जैसे कि जो चीजें हैं उसको ताना बाना और सोशल इंजीनियरिंग उसको मतलब पूरी तरीके बैठाना पूरे पैमाने, और उसके अलावा जैसे यूथ है उनको अपलिफ्टमेंट करने करें, चाहे अन्य चीजों को लेकर करें, सेल्फ डेवलपमेंट को लेकर करें, तो हर आया नए तरीके से नई ऊंचाइयों को ले जाने का कार्यक्रम जो है उसको लेकर थीम बनाई गई। जी बिल्कुल दिनेश जी, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में अच्छा खासा रिस्पांस देखने को मिला, लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की, लेकिन आतंकी हमलों से एक तरह से जनता की उम्मीद को दबाने का, उनके बीच में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न करने का और फिर से वही तनावपूर्ण स्थिति बना के लोगों में डर का माहौल बनाने का प्रयास किया गया। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री कह चुके हैं कि सितंबर तक हम माफ कीजिएगा विधानसभा चुनाव आयोजित करेंगे, विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। इसको लेकर इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, इसका मतलब यही है कि एक तरह से है तो जनता तो चाहती है कि ठीक है एक तरह से बदलाव का दौर है, बदलाव का जो जैसे हवा जो बयार जो है वो बहे, लेकिन मेरे ख्याल एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप हैं कुछ मेरे ख्याल पाकिस्तान सपोर्टेड कहें या जैसे कुछ और कहें जो नहीं चाहते हैं वहां पर अमन चैन कायम है, उसको लेकर शायद कुछ गड़बड़ है। क्योंकि इससे पहले देखिए
कि पिछले दौर में जब 370 हटाया गया था उसके साथ में एक दो चीजें और मैं बताना चाहूंगा आपको जी कि कुछ सिनेमा हॉल ऐसे थे जो कि मतलब कई मतलब बहुत मतलब मेरे ख्याल से कि दशक के आसपास हो गया था और सिनेमा हॉल खुल नहीं पाए थे ऐसे। तो सिनेमा हॉल खोलने का काम किया। उसके अलावा जैसे कि मतलब क्रिकेट जो है, क्रिकेट के साथ में यूथ को जोड़ करके, क्योंकि क्रिकेट एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है कि जैसे स्टेडियम में किसी अगर बहुत बड़ा कोई स्टेडियम वहां पर जैसे कि अगर आना जाना लोगों को चल रहा है तो एक तरह से क्या है कि जनता के साथ जुड़ाव और साथ साथ खेल के साथ जुड़ाव के साथ में और एक अमन चैन बहाली का एक नया रास्ता खुलता है। उसी तरह की देखिए चीजें जैसे अभी जो अपने तरीके से योग का है, तो योग में एक तरह से मैसेज देने के लिए है कि हम लोग आपके साथ में है, दिल्ली आपके साथ में, दिल्ली मतलब पूरा हिंदुस्तान, पूरा जो राष्ट्र है वो आपके साथ में है। आप तरक्की के रास्ते पे चले, इन चीजों में मत ध्यान दें, क्योंकि अगर ये चीजें अगर इनको अपनाने का कार्य होता तो उमर अब्दुल्ला जो है वो शायद मुझे लगता नहीं कि हारते हैं और सारी सीट पे यही इनका कब्जा होता है, ना कि जैसे कि बीजेपी और बीजेपी एलाई जो है उनका मतलब वर्चस्व बनता है। फुटप्रिंट पहले से बहुत बड़ा है, तो उसी का शुक्रिया अदा करने के लिए और उसको थैंक्स गिविंग करने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर गए हैं और मुझे लगता है कि उससे आने वाले समय बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। बिल्कुल 2014 के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। जब भी होगा मतलब अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन विधानसभा चुनाव जैसा कि सरकार ने वादा भी किया है होने जा रहा है। तो जिस प्रकार से 2018 में बीजेपी और पीडीपी की गठबंधन टूटने के बाद जिस प्रकार से सरकार अलग अलग हो गई, वहां पर सरकार गिर गई और अब तब से विधानसभा चुनाव नहीं हो सका, तो अब घाटी में किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहेगा? देखिए जैसे मैंने ये बताया कि उमर अब्दुल्ला जो थे, जैसे उन्होंने और जैसे पीडीपी ने पहले उसी तरीके से लेके, क्योंकि वो अपना तरीके से अपने स्वार्थ सिद्धि को लेकर के और नहीं चाहते कि बाहर की कोई जैसे राष्ट्रीय जो पार्टी कोई है, जैसे चाहे कांग्रेस होगी चाहे भाजपा होगी, तो इस तरह की पार्टी में कदम रखेंगे। देखिए कांग्रेस का बहुत लंबा छोड़ा कोई वजूद वहां पर नहीं है उस तरीके से, लेकिन भाजपा ने पूरे तरीके से ग्रास रूट लेवल पे अपनी मतलब पकड़ बना करके, और हालांकि ठीक है कि वादियों की तरफ जो है वहां पर थोड़े जैसे मतलब कश्मीर वैली जो है उसकी तरफ थोड़ा सा मतलब कि जैसे कि चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन कश्मीर जो वाले प्लेन एरियाज है वहां पर भाजपा ने बहुत मजबूती से अपना कार्य किया और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और वहां पर सरकार भी मतलब कि भाजपा भी देखने को मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जनता ने जिस तरीके से वहां के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं उनको नकार करके और जो एक तरक्की की राह जो है वो अपनाने का कार्य किया है उससे, और जैसे कि भाजपा ने वादा किया था और मतलब जो मोदी सरकार उन्होंने वादा किया था एक तरह से पहले ही कि इसी साल में 2024 में और हम प्रयास करेंगे चुनाव करने का, और उससे पहले से G20 जो था वो आयोजन करने का कार्य किया। तो आयोजन मतलब G20 का एक तरह से अपने आप बहुत बड़ा मैसेज था। उस वक्त जैसे बात मतलब हर क्वार्टर से एक तरह से आवाज आती थी कि यहाँ पर सिक्योरिटी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और यहाँ पर करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत चैलेंजिंग होगा, लेकिन बहुत खूबसूरती के साथ में उसका अरेंजमेंट किया गया और बहुत तरीके से करके जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स है वो आ करके और बड़े खुशगवार मौसम में और वहां पर पूरा जो है आयोजन करके और वहां से हर चीज पे चर्चा करके फिर वहां से गए, तो एक बहुत बड़ा मैसेज तरफ गया। तो अभी इसी तरीके से लगता है जैसे कि दोबारा एक तरह से लोकतंत्र जो है उसमें विश्वास लोगों का जो है और बढ़ेगा और चुनाव जैसे होंगे तो चुनाव के बाद में देखिए और बदलाव जो है और वहां पर जैसे बोले कि डेवलपमेंट है उसके बगैर फिर रहेगी और एक तरह से फिर खुशनुमा जो कश्मीर है वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल जिस प्रकार से आपने बताया कि G20 का भी आयोजन यहाँ कश्मीर में कई बैठकें यहाँ आयोजित कर इसे यहाँ के पर्यटकों को पर्यटन को कश्मीर के पर्यटन को विश्व स्तर पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, और अब कल जिस प्रकार से योगा का कार्यक्रम डल झील के किनारे किया जा रहा है, तो यहाँ जैसा कि प्रधानमंत्री योगा करेंगे, कवरेज तो होगा ही, मीडिया वहां जाएगा ही, तो इसे विश्व स्तर पर किस तरह से आप देखते हैं डल झील के किनारे योगा के कार्यक्रम को? देखिए अपने ऐसा है कि टूरिज्म जो है वो रीढ़ की हड्डी एक तरह से कश्मीर के, कुछ जैसे मतलब कि पहले के जैसे कि 1980-90 के जो दशक के बाद में और जिस तरह की जो सूखा पड़ा टूरिस्ट को लेकर के, उसी को बहाली को लेकर के केंद्र सरकार पूरी तरह की चिंतित है और वो मतलब चाहती है कि दोबारा डॉलर्स की और टूरिज्म की वापसी हो। डॉलर्स में आमदनी का मतलब होता है कि एक तरह से फॉरेन रेवेन्यू जो है उसकी लोगों का देखिए जीवन स्तर में बढ़ेगा, क्योंकि एक तरह से स्विट्जरलैंड के बाद में और कश्मीर को या एक तरह से तुलनात्मक अगर जैसे बोलते हैं तो स्विट्जरलैंड ही कहा जाता है कि हिंदुस्तान का जो है वो टूरिज्म मैप में वो स्विट्जरलैंड की तरह ही है। तो उसी तरीके से हमें जैसे कि अमन चैन के रास्ते पे चलने के लिए एक तरह से विश्वास जमाने के लिए और प्रधानमंत्री स्वयं वहां पर जाकर के 2 दिन जो रुके हैं और जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर कैसे पहले राजनाथ सिंह जो है उनके बार बार दौरे, अमित शाह उनके दौरे, तो ये एक तरह से इसी चीज की तरफ है कि भाई किसी तरीके से मतलब विश्व पटल पर एक तरह से और सीधा स्थापित ये हो कि कश्मीर में हम लोगों ने अमन की वापसी लाके रख दी है और पहले की तरह चीजें उस तरीके से नहीं है। हम लोग जा रहे हैं, आप भी आइए, आपका स्वागत है अपने तरीके से, कश्मीर आपका खुले दिलों से मतलब खुले हाथों से और स्वागत करता है। उसी चीज को लेकर के एक तरह से बहाली को मतलब टूरिज्म की बहाली, और टूरिज्म देखिए जब बहाल होगा तो साथ साथ जैसे कि और जो उद्योग है वो भी फले फूलेंगे। जैसे मान के चलेगा कोई टूरिस्ट अगर वहां पर आता है तो देखिए कहीं ना रुके वहीं रुकेगा और खर्चे वहीं करेगा, जैसे खाने पीने की व्यवस्था, तो एक तरह से मतलब बहुत सारी चीजें है उससे एंसिलरी यूनिट हो गई वो जुड़ी है और हॉस्पिटलिटी वो जुड़ी है, तो एक तरह से बहुत बड़ा एक तरह से बदलाव देखने को मिलेगा
और हम पूरे तरीके से मतलब कि उसमें मतलब एक अच्छे तरीके से ये मानते हैं कि कश्मीर जो है दोबारा पहले की तरह ही है, मतलब खुली हवा में सांस लेगा और तरीके से करके सारा कश्मीर जो है खुशनुमा माहौल में पलेगा। बिल्कुल, जिस प्रकार से रियासी हमला हुआ उसके बाद कई दिनों तक, 3-4 दिनों तक लगातार आतंकी हमले हुए, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने हाई लेवल मीटिंग भी की। इसके बाद सुनने में भी आया था, अटकलें लगाई जा रही थी कि सेना के अधिकारियों को फ्री हैंड दे दिया गया है वहां पर पूरी तरह से आतंक को रोकने के लिए। इसको रोका कैसे जा सकता है? किस प्रकार से सेना इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा सकती है? देखिए अभिनव जी, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट पकड़ा, मैं बोलने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये सिलेबस से कहीं आउट ना हो जाए जी। तो चीजें देखिए कि सेना जो है, सेना के फ्री हैंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेना के अगर जैसे आपके हाथ में अगर कोई चीज अगर पकड़ा, कोई हथियार जैसे आपके हाथ में अगर है और आप सेना में है या किसी, मतलब कि देखिए प्राइवेट किसी आदमी के हाथ में नहीं है, जो सेना प्रशिक्षित है और उनको पता है कि कहां पर किस तरह कार्रवाई करनी, क्या करनी, हर तरह का प्रशिक्षण उनको मिलता है। तो लेकिन आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में एक तरह से जवाब देना पड़ेगा। तो अगर हाथ में अगर हथियार है और जवाब देने पड़ा 10 जगह उससे पहले लिखत पड़ेगा तो करनी पड़ेगी, तो उसका देखिए कोई मायने नहीं रखता। इसीलिए फ्री हैंड दिया गया कि ठीक है जैसे करके, और एक मैसेज भी उससे जाता है, मतलब उसको प्रेस में करके, कि फ्री हैंड देने का मतलब है कि भाई अब आतंकवादियों की जो है उनकी खैर नहीं है, और कोई भी अगर जैसे कि मुंह तोड़ जवाब जो है उसको दिया जाएगा। जैसे अगर कोई ईंट अगर आएगी तो उसके बदले में पत्थर मिलेगा और गोली के बदले में गोला मिलेगा। तो अपने तरीके से ये बढ़िया एक तरह से मैसेज दिया है, और उससे फर्क यही पड़ेगा कि अपने तरीके से, पूरे तरीके से जो कश्मीर है उसमें अमन चैन की बहाली में एक नया रास्ता खुलेगा और एक नई बयार बहेगी। और अपने तरीके से ये मान के चले कि जैसे जो आतंकवादी सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसे अब लग रहा है कि जैसे आगे लोकतंत्र की बहाली होगी, चुनाव भी होने वाले हैं 2-4 महीने जब भी हो, 2024 के अंदर ही होने हैं जहां तक मुझे लगता है, नवंबर में हो, दिसंबर में हो, अक्टूबर जब भी हो। लेकिन जब होना है तो उससे ये जैसे कि इनकी जो दुकानें बंद हो जाएंगी, इसी को लेकर के कहीं ना कहीं चिंतित हैं, और कहीं ना कहीं इसी को लेकर कुंठित हैं, इसी को लेकर के कहीं ना कहीं अपने तरीके से कोई कार्रवाई ऐसी करते हैं जिससे जनता में अफरा तफरी मचे और अमन चाह जाए वो कायम ना रह सके। बिल्कुल, जिस प्रकार से केंद्र सरकार एक के बाद एक कदम उठा रही है, टूरिज्म से लेकर आतंक को खात्मे तक, लॉ एंड ऑर्डर से लेके वहां फुटफॉल कैसे बढ़े, कायम करने के लिए, जी बिल्कुल, वहां फुटफॉल कैसे बढ़े, लोगों का ज्यादा से ज्यादा आना कैसे हो, इस पर बिल्कुल फोकस किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद आपका अहम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रुक करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक तरफ हमारी सरकार राज्य को हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ बनाने का काम कर रही है और दूसरी तरफ हमारा विपक्ष कांग्रेस पार्टी है जिसका एकमात्र उद्देश्य है मैं और मेरा परिवार। उन्हें सिर्फ अपने और अपने परिवार के कल्याण के लिए चुनाव जीतना है, लोक कल्याण के कामों से इनका कोई लेना देना नहीं है। सीएम धामी ने कहा कि आपने देखा होगी लोकसभा चुनाव के कांग्रेस के झूठ और पाखंड का भांडा फूट गया है, लेकिन अब उन्होंने झूठ फैलाना और भ्रम फैलाना फिर से शुरू कर दिया है। सब जानते हैं कि यह चुनाव कौन जीता है, प्रधानमंत्री कौन बना है। इसमें भी कांग्रेस अपने भाड़े के लोगों की ओर से झूठ फैलाने की कोशिश कर रही है। क्या 99 वाला बड़ा भाई बहनों एक तरफ आज जहां हमारी सरकार राज्य को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रही है, इस लक्ष्य को लेकर काम कर रही है। दूसरी ओर जो हमारे विपक्ष में पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिसका एकमात्र उद्देश्य है मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरे परिवार का विकास, और कांग्रेस को जन कल्याण के लिए इनको कभी चुनाव नहीं जीतना है भाइयों बहनों। इनको जीतना है तो केवल सिर्फ और अब सिर्फ अपने परिवार के कल्याण के लिए जीतना है, अपने लिए जीतना है। लोक कल्याण के कामों से इनका कोई लेना देना नहीं है भाइयों बहनों। आपने देखा होगा अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा था, इस चुनाव में कांग्रेस के झूठ और पाखंड का भंडा फूट गया, लेकिन उन्होंने अब नया भ्रम फैलाना शुरू कर दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, क्या 99 वाला बड़ा होता है या 240 वाला बड़ा होता है? भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी के 3 ही मूल तत्व है, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद। भाइयों बहनों एक तरफ आज जहां हमारी सरकार राज्य को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ, चलिए रुक करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। 18 जून को हुई यूजीसी नेट की परीक्षा को केंद्र सरकार ने 19 जून को ही रद्द कर दिया, जहां केंद्र के फैसले के बाद अब नए सिरे से परीक्षा होगी।
बता दें कि यूजीसी को परीक्षा के बारे में गृह मंत्रालय ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से परीक्षा में गड़बड़ी के इनपुट्स मिले थे। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह संकेत मिला कि परीक्षा कराने में ईमानदारी नहीं बरती गई। केंद्र ने जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंप दिया है। वहीं नीट के बाद नेट की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सियासत गर्मा गई है और जहां कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम हर साल परीक्षा पे चर्चा का ग्रैंड तमाशा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद बिना लीक या फ्रॉड के इस एग्जाम में कोई आयोजन नहीं किया जा सकता। इसी के साथ ही कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने दिल्ली में परीक्षा रद्द होने को लेकर प्रदर्शन भी किया। यूजीसी नेट की परीक्षा जो 18 जून को एनटीए ने कंडक्ट कराई थी, लगभग 9 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। 19 जून को यूजीसी को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के इंडियन साइबर क्राइम सेंटर कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C से कुछ इनपुट मिले। उस इनपुट को प्राइमा फेसी देखने से मिनिस्ट्री को ये अपीयर हुआ कि देयर इज अ चांसेस दैट एग्जामिनेशन हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। टू taking a very prompt action and with the aim to ensure student interest, the ministry has decided to cancel the examination. Next day of examination जल्दी ही कन्वे कर दी जाएगी और इसके साथ ही मैटर को सीबीआई को भी रिफर कर दिया गया है ताकि जो भी पॉसिबल अगर कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट है तो सभी लोगों को उनको खिलाफ कार्रवाई की जा सके। खबर यूजीसी की नेट परीक्षा को लेकर है, जहां 18 जून को हुई यूजीसी नेट की परीक्षा को केंद्र सरकार ने 19 जून को ही रद्द कर दिया। जहां केंद्र सरकार के फैसले के बाद अब नए सिरे से परीक्षा होगी। बता दें कि यूजीसी को परीक्षा के बारे में गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से परीक्षा में गड़बड़ी के इनपुट्स मिले थे। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह संकेत मिला है कि परीक्षा कराने में ईमानदारी नहीं बरती गई। केंद्र ने जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंप दिया है। वहीं नीट के बाद नेट की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है, जहां कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम हर साल परीक्षा पे चर्चा का ग्रैंड तमाशा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद बिना लीक या फ्रॉड के एग्जाम नहीं आयोजित करवा सकते। इसी के साथ ही कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने दिल्ली में परीक्षा रद्द होने को लेकर प्रदर्शन भी किया। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मनीष अग्रवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए हैं। मनीष जी, नीट के बाद अब नेट परीक्षा में भी सवालों के घेरे में आ गई है। हेलो जी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं मनीष जी? जी, आवाज आ रही है जी। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। मैं आपसे सवाल पूछ रहा था कि नीट परीक्षा के बाद अब नेट यूजीसी परीक्षा भी सवालों के घेरे में आ गई है। जी, आप सही कह रहे हैं और सरकार ने इस पर सीबीआई जांच के आदेश भी दे दिए जी। तो हमें ऐसा लगता है कि सरकार को इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए जी। तो जैसा उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है, केंद्र सरकार को भी परीक्षाओं में धांधली को रोकने के लिए कोई जी माफ कीजिएगा, मनीष जी से हमारा संपर्क टूट गया है। तो खबर यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर थी, जहां 18 जून को हुई यूजीसी नेट की परीक्षा को केंद्र सरकार ने 19 जून को ही रद्द कर दिया, जहां केंद्र के फैसले के बाद अब नए सिरे से परीक्षा होगी। बता दें कि यूजीसी को परीक्षा के बारे में गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर में परीक्षा गड़बड़ी के इनपुट्स मिले थे। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह संकेत मिला कि परीक्षा कराने में ईमानदारी नहीं बरती गई। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मनीष अग्रवाल जी पुनः जुड़ गए हैं। मनीष जी, मेरा सवाल आपसे वही रहेगा कि नीट के बाद अब नेट परीक्षा भी सवालों के घेरे में है, जिसको हालांकि केंद्र सरकार ने रद्द भी कर दिया है और सीबीआई जांच के भी निर्देश दिए हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया है, सीबीआई जांच के आदेश दिए और हमारी ऐसी अपेक्षा है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस पे एक कठोर कानून बनाएंगी और कुछ ऐसा प्रावधान बनाएंगी
कि आगे से लोग इस प्रकार की गड़बड़ी ना करें और छात्रों के भविष्य ना खेला जाए, क्योंकि ये परीक्षा रद्द होना एक इशू नहीं है, लेकिन जो छात्र इसकी तैयारी करते हैं ना, पूरा साल इसके लिए डेडिकेट करते हैं और उसके बाद जब उन्हें ऐसी सूचना मिलती है तो कोई छात्र ऐसा नहीं है जो 2 एग्जाम में एक ही परफॉर्मेंस कर सके। हो सकता है इस बार उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो और अगली बार जब ये एग्जाम हो तो वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ना कर पाए। इसलिए छात्रों के भविष्य का ध्यान रखते हुए केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को इस पर कड़े कदम उठाने चाहिए और कुछ नए कानून बनाने चाहिए जिससे कि आगे इस तरीके की घटनाएं कोई फिर से करने की कोशिश ना करे। जी, जिस प्रकार से मनीष जी नीट की परीक्षा होने के बाद जब रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद संदिग्ध जब शक हुआ लोगों को, उसके बाद लोगों ने जब आवाज उठाई तब जाकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अपनी गलती को स्वीकार तो नहीं किया है। हालांकि स्वीकार ना करते हुए भी उन्होंने ये कहा कि नीट में एनटीए जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसमें सुधार किया जाना चाहिए। इसको लेकर अब एक दिन में ही ऐसा क्या हुआ कि 18 जून को पेपर होता है, 19 जून को केंद्र सरकार पेपर को रद्द ही कर देती है। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि नीट के एग्जाम के बाद ना सरकार का तंत्र जो है चीजें तो बहुत तेजी से काम कर रहा था, इसलिए इस एग्जाम के अगले दिन ही जैसी उन्हें कुछ गड़बड़ी की सूचना मिली उन्होंने इस पर तत्काल कार्रवाई करी और नीट का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में उस पर बहस हुई थी और हमें पूरा विश्वास है कि माननीय न्यायालय उसमें छात्रों के भविष्य को ध्यान रखते हुए केंद्र सरकार के संग कुछ ठोस कदम भी उठाएगा और सरकार को ऐसे निर्देश भी देगा कि आगे से छात्रों के भविष्य पर इस तरीके से खिलवाड़ ना हो। जी, मनीष जी, जिस प्रकार से शिक्षा मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि एग्जाम कॉम्प्रोमाइज हो गया था, तो इस पर ऐसे क्या कारण होते हैं? क्योंकि इस तरह के एग्जाम छोटे मोटे एग्जाम नहीं होते, इन्हें कड़ी हाई सिक्योरिटी के बीच कराया जाता है। तो जब इस तरह से जो एग्जाम कराने वाले हैं वही कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा? बच्चे कब तक तैयारी करेंगे, कब तक उम्मीद लगाकर बैठेंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सब एग्जाम जो है बड़े हाई प्रोफाइल होते हैं, लेकिन भारत में क्या है, ये एग्जाम हर राज्य में होते हैं, हर जिले में होते हैं, देने वाली पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए सरकार को आज की टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कुछ नए और ठोस कदम ऐसे बनाने पड़ेंगे जिससे आगे ये चीजें ना हो। पर सब सरकारें यही कोशिश करती हैं कि ऐसी चीजें ना हो, छात्रों के भविष्य खिलवाड़ ना हो, लेकिन जब ये चीजें ज्यादा होने लगे तो उन्हें कुछ ऐसे जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे जो उस समय भले ही हमें बहुत ज्यादा हार्श लगेंगे या बहुत सख्त लगेंगे, लेकिन जब उसमें रिजल्ट आना शुरू होंगे तो छात्रों को, अभिभावकों को और देश को उसमें अच्छाई देखने को मिलेगी। तो मेरा सरकार से आपके माध्यम से यही अनुरोध है कि इसमें ठोस से ठोस कदम उठाएं और जो मैक्सिमम पनिशमेंट के प्रावधान हो सकते हैं वो करें, जिससे छात्रों का और अभिभावकों का हित हमेशा सुरक्षित रहे। बिल्कुल, आपका सुझाव बहुत हद तक कारगर साबित होगा कि इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट, चूंकि यह एक बच्चे के साथ नहीं, बच्चे तैयारी करते हैं, उनके माँ बाप भी उनके साथ रात दिन उनके साथ जागते हैं, खाने पीने में भी उनका ध्यान रखते हैं, छोटी से छोटी चीज की वो करते हैं, और जिसके बाद अब एग्जाम होते हैं, एग्जाम होने के बाद जब इस तरह से एग्जाम लीक हो जाते हैं तो बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों की उम्मीद भी कहीं ना कहीं टूट ही जाती है। बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। धन्यवाद। तो रुक करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। किसानों को धान का बढ़ा मूल्य नहीं देने पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने इसे छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ धोखा बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा 3100 प्रति क्विंटल धान खरीदने का वादा कर मुकर गई, जिससे प्रतीत होता है कि भाजपा किसानों के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। ब्रजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे को लेकर उन्होंने कहा कि ब्रजमोहन जी को राजनीति का काफी अनुभव है और उनसे जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया गया है। वहीं उन्होंने बीजेपी को खटारा बस बताते हुए कहा कि भाजपा नेताओं में के बीच गुटबाजी चल रही है। 117 रुपये जुड़ के मिल। कल कैबिनेट की बैठक थी और मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी का कहना है, सरकार का ही कहना है कि हम किसानों को बढ़ा हुआ मूल्य नहीं देंगे। ये तो छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ धोखाधड़ी है। हम लोगों ने कहा था कि हम लोग 2500 रुपये देंगे, लेकिन जब समर्थन मूल्य बढ़ता था तो उस राशि को हम हमारी जो घोषणा है उसके साथ जोड़ के देते थे। हम 2640 रुपया प्रति क्विंटल दिए, फिर इस लास्ट ईयर में 2840 रुपया हम लोग किसानों को देते थे। तो 3100 की इनकी घोषणा है
तो 3100 में 117 रुपये जुड़ के मिलना चाहिए, 3217 रुपये किसानों को मिलना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि सरकार का खर्चा कम हो जाएगा तो उनको घोषणा ही नहीं करना था 3100 रुपया का। ये तो हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र कर रही है, धोखाधड़ी कर रही है। और हम पहले ही कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादों से मुकर जाती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने वादों से मुकर गई है और किसानों के साथ। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जिज्ञासा चंद्रा सहयोगी रायपुर से जुड़ी हुई हैं। जिज्ञासा, शिव डहरिया का बयान, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सरकार ने धान का अधिक मूल्य देने से इनकार कर दिया है, उनके इस बयान में कितनी सत्यता है, और अगर सत्यता है तो इससे किसानों को कितना नुकसान होगा? देखिए, जब विधानसभा चुनाव था तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम 21 क्विंटल का जो है 31 रुपए हम मूल्य देंगे। लेकिन समर्थन मूल्य की बात आती है तो समर्थन मूल्य में 17 रुपए और जुड़ रहा है, जिस लेकर अब तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमें जो 117 रुपए उसको बाद में देंगे। देखा जाए तो 31 रुपए प्लस 117 3217 रुपए बनते हैं। लेकिन अब राज्य सरकार का ये कहते हैं कि हम अभी केवल 31 रुपए ही देंगे, समर्थन मूल्य और बाकी का जो मूल्य बचे उसको बाद में दिया जाएगा। जिसमें शिव डहरिया कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर किसानों के साथ अच्छा नहीं कर सकती तो बुरा भी ना करे। अगर वो 31 रुपए देने का वादा करती तो जल्द से जल्द पूरा करे। किसानों को काफी नुकसान होता है। आप बैठते हैं सरकार को इसलिए वोट दो ताकि वो हमारी समस्याओं को सुने। 31 रुपए की बात की 31 रुपए में प्रॉपर दे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उनकी समर्थन मूल्य 17 रुपए राज्य सरकार को बाद में देने की बात करें, अभी केवल 31 रुपए मिलने की बात करें। बिल्कुल जिज्ञासा, शिव डहरिया ने इसी के साथ ही ब्रजमोहन अग्रवाल ने जो अपने विधायकी पद से और विधायकी पद के बाद मंत्री पद से जो कल इस्तीफा दिया है, उसको लेकर भी तंज कसा है। क्या वह इन तंजों से और इस प्रकार के बयानों से ब्रजमोहन अग्रवाल को अपने खेमे में लाने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, आप सही कह रहे हैं कि शिव डहरिया ने दिया है वो यही कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने खेते में लाने की कोशिश करी। वैसे तो कुछ दिन पहले कुमार डहरिया ने बयान दिया था, उनके विधायकी इस्तीफा देने से पहले उन्होंने बयान दिया था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आ जाए, वे जो मांगेंगे हम उन्हें देने के लिए तैयार है। उन सब कुछ कांग्रेस पार्टी के अंदर ब्रजमोहन अग्रवाल को देने के लिए तैयार है। लेकिन जैसे बयान दिया उसके पहले दिन ब्रजमोहन अग्रवाल ने विधायक के बच्चों रायपुर से विधायक के प्रति कर दिया। उसके 2 दिन बाद उन्होंने जो मंत्री कैबिनेट में कैबिनेट में शामिल थे उसका भी इस्तीफा दे दिया। तो इसके देखा जाए तो इस मामले को तो कांग्रेस पार्टी जो बड़े मजे लेते हुए नजर आ रही है, पर जो तंज कसते हुए नजर आ रही है। जैसे ब्रजमोहन अग्रवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था तब डहरिया कह रहे हैं काफी अच्छा अनुभव था ब्रजमोहन अग्रवाल को, और वो स्वयं जो है देना नहीं चाहते इस्तीफा, जबरदस्ती जो है विष्णुदेव साय सरकार द्वारा जो है दिलवाया गया। उनका बिल्कुल भी मन जबरदस्ती दिलवाया गया। अब वो घर के अंदर बिल्कुल, ब्रजमोहन अग्रवाल अपने विधायकी पद से और मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद राज्य की उम्मीदों से, राज्य की जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से जुबानी डोरे डालने का उनके ऊपर प्रयास किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद जिज्ञासा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ आवर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।